आइए अब हम जानते हैं एमीन चैप्टर के दूसरे महत्वपूर्ण भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे डाईएजोनियम लवण के विषय में। डाईएजोनियम लवण जिसके विषय में हमने शुरू में थोड़ा जान लिया है। तो डाईएजोनियम लवण ये एल्किल भी हो सकते हैं और एरिल भी हो सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखें कि जो ये जिसमें R समूह जुड़ा होगा, इसका जो सामान्य सूत्र है उसे हम लिखेंगे RN2 + X-। तो ये एल्किल डाईएजोनियम लवण कहलाएंगे। और यदि यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो समूह है एरिल समूह है, यानी कि ArN2 + X-, तो यह एरिल डाईएजोनियम साल्ट होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि जो एल्किल डाईएजोनियम साल्ट होते हैं वो उतने ज़्यादा स्थायी नहीं होते हैं। वो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो इसमें से जो एजो समूह है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो एरोमेटिक एजोनियम साल्ट हैं या एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण हैं, इनके विषय में जानेंगे। एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट क्योंकि स्टेबल भी होते हैं और इनका बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड के संश्लेषण में इनका ये माध्यमिक के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इनका काफ़ी महत्व भी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो एरोमेटिक यहाँ पर ArN2 + X-, ये डाईएजोनियम साल्ट का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर Ar से स्पष्ट है कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी, साथ में जो N2+ है यह डाईएजोनियम कहलाता है और डाईएजोनियम आयन है। साथ ही साथ यहाँ पर X- इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर X- केवल हैलोजन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहाँ पर क्लोराइड Cl-, Br-, I- के अलावे यहाँ पर HSO4- या फिर BF4- भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इनका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन रिंग क्योंकि इसमें होती है, मान लीजिए हमारे पास सूत्र है C6H5N2 + Cl-। तो इसका नाम हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सूत्र है C6H5N2 + HSO4-। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से इनका बहुत ही सरल तरीके से नामकरण किया जाता है। यहाँ पर हम बता दें कि जो एल्किल डाईएजोनियम साल्ट होते हैं ये काफ़ी अस्थायी होते हैं रूम टेम्परेचर पर भी, जबकि जो एरिल डाईएजोनियम साल्ट होते हैं वो कुछ समय के लिए स्टेबल होते हैं, और ख़ासकर जो लो टेम्परेचर पर। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 273 से लेकर 278 के लगभग ही होना चाहिए। तो इतने टेम्परेचर पर ये एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट जो हैं वह स्थायी होते हैं। और ये इनके स्थायित्व के पीछे जो कारण है वो ये कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे रिंग जो है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है वह इसे स्टेबल बना देती है। रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं वह इसके पॉजिटिव चार्ज को उदासीन कर देते हैं और इसे स्टेबल बना देते हैं। यहाँ पर हम जो संरचना प्राप्त होती है उसे अनुनाद के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो एनिलीनियम यहाँ पर C6H5N2 ये जो डाईएजो समूह होगा, तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर जो कार्बन से या रिंग से जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो रिंग है, रिंग में पहले और दूसरे नंबर के कार्बन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह कार्बन नाइट्रोजन बंध की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कार्बन नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर द्विबंध आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें का एक पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा दूसरे वाले नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है।
है और इस तरह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि पहले वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देख रहे हैं चूंकि पहले और दूसरे नंबर के कार्बन से इलेक्ट्रॉन जोड़ा शिफ्ट हुआ है, इसलिए जो दूसरे नंबर का यानी कि आर्थो पोजीशन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आगे यदि हम देखें कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है इसे न्यूट्रल करने के लिए जो तीसरे और चौथे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है अब उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर अब पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि चौथे नंबर के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी वजह से अब यहाँ पर जो पांचवें और छठवें नंबर का पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह चौथे और पांचवें नंबर के कार्बन के बीच यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और इस वजह से अब पुनः छठवें नंबर के कार्बन पर जो कि एजो समूह के वाले कार्बन के साथ जो कि आर्थो समूह पोजीशन पर होती है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर वापस अब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसलिए वापस जो अगली जो स्थिति होगी उसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह पुनः छठवें नंबर के कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि अब जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो द्विबंध हो गया था इसकी वजह से जो नाइट्रोजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जोड़ा पुनः नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा और यहाँ पर फिर से पहली वाली स्थिति मिल जाएगी जिसमें कि दोनों के बीच त्रिबंध होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और इन अनुनादी संरचनाओं की वजह से जो एरोमेटिक एजोनियम आयन होते हैं वह स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और यही वजह है कि एरोमेटिक जो डाइएजोनियम साल्ट होते हैं वह काफ़ी स्थायी होते हैं। आइए अब हम देखते हैं एरियल डाइएजोनियम साल्ट के प्रिपरेशन, उनको बनाने की विधि। तो जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था कि इनको बनाने के लिए हम एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का उपयोग करते हैं और जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम बता दें कि जो नाइट्रस अम्ल है चूँकि काफ़ी अस्थायी होता है इसीलिए हम अभिक्रिया मिक्सचर में ही इसे बनाते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर सीधे नाइट्रस अम्ल का उपयोग न करके हम यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जब हम प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराते हैं और यहाँ पर जो तापमान होता है वो 273 से 278 के मध्य ही रखा जाता है। तो इस तरह से हमें डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है C6H5N2+Cl- और साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि सोडियम था इसलिए सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ जल का एक अणु बाहर निकलता है और इस तरह से हमें बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट प्राप्त होते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और ये जो क्रिया है यह क्रिया कहलाती है डाइएजोटीकरण या डाइएजोटाइजेशन, इस क्रिया को कहते हैं। कभी कभी इसी नाम से भी अभिक्रिया को पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइएजोनियम क्लोराइड या इनके भौतिक गुण किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो कंपाउंड तैयार हुआ है डाइएजोनियम क्लोराइड, यह रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में ये काफ़ी विलेय होता है और साथ ही साथ ये ठंडे जल में तो स्थायी होता है, लेकिन यदि हम इसके मिश्रण को या विलयन को यदि गर्म कर दें तो यहाँ पर जो इसमें जो एजो समूह है नाइट्रो समूह जो कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से नाइट्रो समूह नाइट्रोजन गैस के रूप में पृथक हो जाती है और इस तरह से यहाँ पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एरोमेटिक एजोनियम साल्ट होते हैं, डाइएजोनियम साल्ट होते हैं, वो भी गर्म या अधिक ताप पर अस्थायी होते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइडों के भौतिक गुण जान लेने के पश्चात आइए अब हम जानते हैं इनके रासायनिक गुण।
यहाँ पर हम देखें जो बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट हैं उनके रासायनिक गुणों को हम दो भागों में या इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि जो एजो समूह है वह नाइट्रोजन गैस के रूप में यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है, और दूसरा वह समूह होगा अभिक्रियाओं का जिसमें कि एजो समूह प्रतिस्थापित नहीं होता है, यानी कि वो यहाँ पर रिटेन करता है, वहाँ पर रहता है। तो पहले हम देखेंगे पहले प्रकार की अभिक्रियाएं, वो अभिक्रियाएं जिसमें कि NO2 समूह, नाइट्रो समूह या एजो समूह है वह यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है। और हम बता दें कि ये जो एजो समूह है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और बड़ी आसानी से ये क्लोरो समूह, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो या फिर HSO4 समूह या फिर BF3 समूह के द्वारा ये बड़ी आसानी से यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एजो समूह का हैलोजन तथा साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो जब हम डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड संबंधित हाइड्रोजन हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर एजो समूह बाहर निकल जाता है गैस के रूप में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लोरो है वह बेंजीन रिंग के में प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से हमें क्लोरो बेंजीन प्राप्त होती है। और इस तरह से इसी तरह यदि हम यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते हैं और यहाँ पर डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 तथा HBr की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर पुनः जो एजो समूह है वो नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड CuCN के साथ डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे और यहाँ पर ये जो क्रिया होगी वो पोटेशियम साइनाइड KCN की प्रेजेंस में कराई जाती है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में एक साइनो समूह आकर जुड़ जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से हमें साइनो बेंजीन प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो एजो समूह है वो नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइअजोनियम क्लोराइड के उपयोग के द्वारा हम बेंजीन रिंग में क्लोरो, ब्रोमो या साइनो समूह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस तरह से हमें नए उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया कहलाती है सेंड-मेयर अभिक्रिया। और यहाँ पर हम बता दें इस अभिक्रिया के द्वारा हम आयोडोबेंजीन तथा फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बिल्कुल इसी से मिलती जुलती हुई एक और अभिक्रिया देखेंगे और यह अभिक्रिया कहलाती है गटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन में केवल रीजेंट का अंतर होता है। यहाँ जहाँ पर सेंड-मेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस क्लोराइड तथा संबंधित हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, वहीं पर जो गटरमैन रिएक्शन होती है वहाँ पर जो हम रीजेंट लेते हैं वह कॉपर पाउडर लिया जाता है और इस तरह से जब हम डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर पाउडर के साथ कराते हैं HCl की प्रेजेंस में तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर कॉपर पाउडर के साथ क्रिया कराते हैं और HBr लेते हैं अम्ल के रूप में तो यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंड-मेयर अभिक्रिया और गटरमैन रिएक्शन दोनों के द्वारा ही हमें हैलो उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बता दें कि जो गटरमैन रिएक्शन है उसके द्वारा हम साइनोबेंजीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हैलोबेंजीन इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दोनों ही अभिक्रियाओं के द्वारा, लेकिन जो सेंड-मेयर अभिक्रिया होती है उसमें जो उत्पाद मिलते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यील्ड ज़्यादा होती है और इसीलिए सेंड-मेयर अभिक्रिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है।
इसके बाद यदि मान लीजिए हमें फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो इसके लिए अलग रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। यदि हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो यहाँ पर हम डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। यदि हम डाईएजोनियम क्लोराइड के लवण का जो विलयन है उसमें पोटेशियम आयोडाइड लें और उसके साथ जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड पृथक हो जाते हैं और यहाँ पर जो एजो समूह है वह भी नाइट्रोजन के गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी तरह से फ्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त करना हो, यदि हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो इसलिए यहाँ पर हम जो एजो समूह है उसका प्रतिस्थापन फ्लोरो समूह के द्वारा करेंगे और इसके लिए हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसकी क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं HBF4। यहाँ पर फ्लोरोबोरिक अम्ल इसके साथ कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो डाईएजोनियम क्लोराइड का जो फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड का Cl समूह और यहाँ पर फ्लोरोबोरिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है वह HCl के रूप में पृथक हो जाता है और साथ ही साथ बाकी का जो बची हुई स्पीसीज है वह आपस में जुड़ जाती है और यहाँ पर हम देखेंगे कि C6H5N2 प्लस BF4 माइनस यहाँ पर एक माध्यमिक स्पीसीज योगात्मक स्पीसीज हमें प्राप्त होती है जिसे हम कहेंगे एरीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। यह एक माध्यमिक यौगिक हमें मिल रहा है और जो कि जैसे ही इसे आगे गर्म किया जाता है तो यहाँ से BF3 पृथक हो जाता है। जो एजो समूह है N2 समूह है वह नाइट्रोजन के रूप में पृथक हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्लोरो समूह है वह फ्लोरो जो है वह बेंजीन रिंग में आकर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हम बता दें, यहाँ जो एरीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट मध्यवर्ती बना हुआ है, यदि हम इसे सीधे गर्म न करके कॉपर की उपस्थिति में यदि सोडियम नाइट्राइट के साथ इसे गर्म करें तो यहाँ पर एजो समूह का नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और हमें एक और महत्वपूर्ण उत्पाद नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर क्योंकि जो N2 समूह है एजो समूह है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और इसीलिए बड़ी आसानी से हम यहाँ पर क्लोरो समूह, बोरो, आयोडो, फ्लोरो, साइनो आदि समूहों के द्वारा हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि एजो समूह का हाइड्रोजन के द्वारा भी प्रतिस्थापन हो जाता है या जिसे हम कह लें कि यहाँ पर हम रिडक्शन अपचयन करेंगे और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और जब इसकी क्रिया हम हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ कराते हैं यहाँ पर H3PO2 और इसके लिए यही जो अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ पर रीजन काफ़ी महत्व रखते हैं और किसी खास रीजन की प्रेजेंस में ही कोई खास अभिक्रिया हो पाती है। तो यहाँ पर चूंकि हमें यहाँ पर नाइट्रोजन एजो समूह को हटाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन लाना है, यानी कि हमें जो बेंजीन रिंग है उसका हम वापस अपचयन कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ला रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी स्पीसीज चाहिए जो कि बेंजीन का अपचयन कर पाए और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जब इसकी क्रिया हम डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें बेंजीन प्राप्त होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है अब फास्फोरस अम्ल H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर एजो समूह N2 के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर HCl बन जाता है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन के द्वारा भी एजो समूह को रिप्लेस कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और अभिक्रिया हमने देखी, इस जो एजो समूह है उसको हम फिनोलिक यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा भी हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया को हम पहले भी जान चुके हैं। हम जानते हैं कि जो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड यानी कि एरीन डायोजोनियम क्लोराइड होती हैं वो भी लो टेम्परेचर पर तो स्थायी होते हैं, लेकिन अधिक टेम्परेचर पर जब इस विलयन को गर्म करते हैं तो ये अस्थायी हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो जल है उसके साथ क्रिया कर लेते हैं। और जल जिसमें कि H+ और OH- होते हैं, तो यहाँ पर जो OH- है वो यहाँ पर नाइट्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। और यहाँ पर इस तरह से हमें फिनॉल C6H5OH फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर भी जो एजो समूह है वो N2 नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि इन सभी अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि जो डाईएजोनियम क्लोराइड है वो बड़ी आसानी से क्लोरो फ्लोरो आयोडो यानी कि हेलो समूह को हो या साइनो समूह हो, हाइड्रोक्सिल समूह हो या फिर हाइड्रोजन हो, इनके द्वारा आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। और इस तरह से हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हेलोबेंजीन, साइनोबेंजीन जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जिनको हम बेंजीन के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए डाईएजोनियम क्लोराइड का बहुत अधिक महत्व है। एक मध्यवर्ती के रूप में ये कार्य करते हैं और हमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाकर देते हैं। इसके बाद हम डाईएजोनियम क्लोराइड की ऐसी अभिक्रियाओं को जानेंगे जिसमें कि एजो समूह N2 समूह जो है वह यहाँ से विस्थापित नहीं होता है, वो यहाँ पर रिटेन करता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया प्रायः डाइस के फॉर्मेशन में उपयोग में आती है। इस क्रिया के फलस्वरूप डाइस बनाए जाते हैं और इस अभिक्रिया को हम कपलिंग अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इस प्रकार से जो डाईएजोनियम क्लोराइड जिसमें कि एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है और एजो समूह उपस्थित होता है, और इसी तरह से हम जब इनकी क्रिया एक एरोमेटिक किसी कंपाउंड से जैसे कि हम फिनॉल के साथ या फिर एनिलीन के साथ कराते हैं या फिर हम नेप्थॉल के साथ कराते हैं जिनमें भी रिंग, एरोमेटिक रिंग उपस्थित होती है, तो वहाँ पर ये दोनों जो रिंग होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड में उपस्थित रिंग तथा जो डाईएजोनियम साल्ट होते हैं उनमें उपस्थित रिंग होती हैं, वो एजो समूह के द्वारा ये आपस में जुड़ जाती हैं, युग्मन कर लेती हैं, कपलिंग कर लेती हैं और इसके फलस्वरूप हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो कई भिन्न भिन्न कलर के होते हैं जिन्हें हम डाइस के तौर पर उपयोग में लाते हैं। तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल डाइस का निर्माण। तो फिनॉल डाइस जिसको हम कहते हैं फिनॉल ऑरेंज के नाम से जानते हैं, जिसमें डाईएजोनियम जो साल्ट है उसमें जब फिनॉल का जब वहाँ पे कपलिंग होती है, जो कलर का जो डाई बनता है उसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, इसीलिए हम इसे फिनॉल ऑरेंज कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमें फिनॉल लेना होगा। तो इस तरह से हम ले रहे हैं फिनॉल, जिसका सूत्र आप देख रहे हैं C6H5OH। यहाँ पर कार्बन से एक OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। जब इसकी क्रिया हम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट से कराते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फिनॉल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है, उसके ठीक पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है उस तरफ से यहाँ पर डाईएजोनियम साल्ट यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन और डाईएजोनियम साल्ट जिसमें कि नाइट्रोजन पर एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तथा उस पर जुड़े हुए जो क्लोरीन परमाणु है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से HCl यहाँ से बाहर हो जाता है और बाकी के जो दोनों रिंग हैं नाइट्रोजन के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका सूत्र होगा यहाँ पर OH
C6H5 आप देख रहे हैं, जिसमें दोनों उसके बाद पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर उसके बाद एरिल समूह C6H5 है। तो इस प्रकार की जो संरचना हमें मिल रही है ये संरचना कहलाती है यहाँ पर फिनोल डाई, फिनोल ऑरेंज इस डाई का नाम होता है। यहाँ पर चूंकि कार्बन और नाइट्रोजन कि आप कार्बन नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसे कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग भी कहते हैं या फिर इसे डाईएजोनियम कपलिंग भी कहा जाता है। और इस तरह से इस युग्मन अभिक्रिया के द्वारा जो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कलर होता है ऑरेंज कलर का, और जिसे हम डाई के तौर पर उपयोग में लाते हैं। इसी तरह से एनिलीन की क्रिया भी हम इसके साथ करा सकते हैं। यहाँ पर भी समान बिल्कुल उसी तरह से अभिक्रिया होती है। जो एनिलीन हो उसके जो एमिनो समूह NH2 समूह के पैरा पोजीशन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वह डाईएजोनियम क्लोराइड के Cl से यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, और जो पैरा पोजीशन वाला कार्बन है वह नाइट्रोजन के साथ जुड़कर बंध बना लेता है, और इस प्रकार दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो डाई बनता है उसे हम जो उसका कलर होता है वो येलो कलर का होता है, और इसीलिए इसे एनिलीन येलो इस डाई का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर नेप्थॉल का युग्मन कराएं, कपलिंग कराएं, तो यहाँ पर नेप्थॉल और इस प्रकार से कपलिंग के फलस्वरूप जो डाई बनती है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, इसीलिए इसे नेप्थॉल रेड इस डाई का नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी हम नेप्थॉल की जो संरचना होती है उसमें हम जानते हैं कि दो बेंजीन रिंग आपस में यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH समूह जो होता है वह बीटा पोजीशन पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये नेप्थॉल की संरचना है, बीटा पोजीशन पर यहाँ पर OH समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो उसके बाद अल्फा समूह का जो हाइड्रोजन है वह डाईएजोनियम साल्ट के क्लोरो के साथ HCl के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाता है, और इस तरह से जो अल्फा समूह या जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा पोजीशन वाला जो कार्बन है वह नाइट्रोजन के साथ बंध बना लेता है, और इस प्रकार से एक कपलिंग के फलस्वरूप हमें युग्मित उत्पाद प्राप्त होता है, और इसे हम कहते हैं नेप्थॉल रेड, जो रेड कलर का डाई होता है। तो ये है डाईएजोनियम क्लोराइड की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाईएजोनियम क्लोराइड बहुत ही उपयोगी माध्यमिक कंपाउंड होते हैं, जो कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के संश्लेषण के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे कंपाउंड का संश्लेषण जिन्हें हम सीधे ही बेंजीन रिंग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इनका काफ़ी महत्व है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन तथा डाईएजोनियम, एरियल डाईएजोनियम साल्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं।